गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा यानी मनुष्य एक जिज्ञासु तथा विवेकशील प्राणी है। वह अपने आसपास विभिन्न गतिविधियों को देखता है, समझता है तथा उन्हें दूसरों को समझाना भी चाहता है और इसीलिए वह अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए संकेतों का सहारा लेता है। लेकिन संकेतों द्वारा व्यक्त विचारों की एक सीमा होती है। उन संकेतों के द्वारा विचारों को गहराई से नहीं समझा पाते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य को एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वह अपने विचारों को व्यक्त कर सके। वह माध्यम है भाषा। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी अपने विचारों को अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकाल कर प्रकट करते हैं, परंतु उन ध्वनियों को भाषा नहीं कहते हैं। मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनि भाषा कहलाती है। यानी भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उठ रहे विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर तथा सुनकर समझता है। वह होती है भाषा। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। भारत में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी आदि। विश्व के अन्य देशों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो है फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, जर्मन, चीनी आदि। अब है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यानी जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं और सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग इस वार्तालाप में देखते हैं। देखिए, आज मुझे हिंदी का प्रोजेक्ट बनाना है, इसके लिए कुछ सामान चाहिए। ये सिर्फ मौखिक रूप से ही पुत्री ने माँ को कहा है। फिर वापस माँ बोल रही है, अंशिका तुम्हें जो भी सामान चाहिए उसकी सूची बनाकर मुझे दे दो। ये भी वापस मौखिक रूप से ही उसका जवाब है कि उसने मुझे ये सूची बनाकर दे देवे। तो इस प्रकार से ये मौखिक रूप है। और भाषा का जो लिखित रूप है वह मनुष्य जब लिखकर अपने विचार व्यक्त करता है उसको लिखित भाषा कहते हैं। जिस प्रकार से देखो कि पुत्री के द्वारा बनाई हुई सूची कि उसे प्रोजेक्ट में क्या क्या सामान की आवश्यकता है, तो जैसे रंगीन कागज, कैंची, फेविकोल, स्केच पेन इत्यादि। तो ये एक लिख करके और अपनी माँ को दिया हुआ एक सूची का कागज है। तो माँ ने वापस उसे कहा कि माँ ने उसे बताया है। यह है लिखित भाषा। लिखित भाषा का विकास मौखिक भाषा के बाद हुआ है। इसका प्रयोग पत्र व्यवहार करने में, कहानी और कविता लिखने के लिए किया जाता है। महान तथा ज्ञानी लोगों के विचार लिखित पुस्तकों के रूप में सुरक्षित है। जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है आदि भाषा के लिखित रूप ही हैं, जो इनके ये उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि मनुष्य को जब दूर स्थित लोगों को अपने विचार पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तब उसने मुख से मौखिक ध्वनियों को लिखकर अपने जिन चिन्हों का प्रयोग किया है वह है लिपि। अर्थात किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा में हर ध्वनि के लिए निर्धारित चिन्ह होता है। इन चिन्हों से मौखिक भाषा को लिखित रूप दिया जाता है। जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली, मराठी, कोंकणी आदि भाषाएं लिखी है। ऐसे गुरुमुखी लिपि के अंदर पंजाबी भाषा लिखी हुई, फारसी में उर्दू, रोमन लिपि में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, बांग्ला में बांग्ला और चित्रलिपि में चीनी भाषा है। उसके बाद आता है बोली। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप होता है।
यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। इसका अपना कोई लिखित साहित्य भी नहीं होता है, यानी भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहा जाता है। भाषा और बोली में मुख्य रूप से क्या अंतर है, थोड़ा सा इससे स्पष्ट करते हैं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है। भाषा का अपना लिखित साहित्य तथा व्याकरण होता है, जबकि बोली का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। इसके बाद आते हैं उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है तो बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज तथा अवधी हिंदी की बोलियां हैं और इनमें साहित्य रचनाएं हुई, इसलिए ये उपभाषाएं बन गई है। फिर है राजभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है और इसी कारण से प्रतिवर्ष हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने में और लिखने में समान है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता मिली है, यानी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को ही मान्यता मिली है। इसके बाद है मानक भाषा। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा का मान्य तथा स्वीकृत रूप ही मानक भाषा कहलाता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसी कारण से हम बोलियां उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता है और ऐसी स्थिति में भाषा में वर्णों या शब्दों के एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। अमानक रूप और ये मानक रूप। यहाँ पे नए और यहाँ पर ये नए। यहाँ पे देखा होगा ये और यहाँ पर ये ए से एडी। ऐसे द यानी आधा द और द। चाहिए अमानक रूप है, चाहिए एडी आता है। ऐसे पत्ता यहाँ पर ये संयुक्त लिखा हुआ है और यहाँ पर इसको अलग अलग लिखा हुआ है, तो ये मानक रूप है। ऐसे अंत में ये पंचम वर्ण न है और इसका ऊपर अनुस्वार बना करके लगाया हुआ है, वह है अंत। ऐसे संबंध मैं और न दोनों ही पंचम वर्ण है, इसका ये अनुस्वार बना करके संबंध लिखा है। इसमें ऐसे दंड अण पंचम वर्ण है, इसका भी अनुस्वार लगा के दंड, ये मानक रूप है। फिर पाएंगे, यह के स्थान पर ए आएगा और चंद्रबिंदु लग जाएगा, यहाँ आएगा पाएंगे। फिर है मातृभाषा। जो भाषा बच्चा सर्वप्रथम अपने घर में या अपने परिवार में जो सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है या मातृभाषा कहते हैं, क्योंकि बच्चे की पहली पाठशाला उसी की माँ होती है और जो भाषा माँ बोलती है वही भाषा बच्चा भी उसे सीखता है। अब है साहित्य। किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी देश तथा जाति के विचार लिखित रूप में संचित होते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानी, निबंध, नाटक इत्यादि आते हैं जो हमें गद्य रूप में पढ़ने को मिलते हैं। और पद्य साहित्य में कविता, गजल, दोहे, छंद, चौपाई आदि आते हैं।